मैं नितेश तिवारी आज उड़ान आईएएस के प्लेटफॉर्म पे 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा का प्रश्न पत्र एनालाइज करने आया हूं और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेट डी है और सेट डी का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि जितने भी पेशवा हुए, जो पहले पेशवा हुए और जो बाद में हुए, तो पहले पेशवा से अंतिम पेशवा की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहला नाम दिया है रघुनाथ राव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद नारायण राव, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ। तो जो सबसे पहले पेशवा हुए वो बालाजी विश्वनाथ हुए। उनके बाद जो हुए उनके पुत्र जो थे बालाजी बाजीराव थे। उनके बाद जो उनके बेटे थे वो नारायण राव थे और जो सबसे अंतिम पेशवा थे इस प्रश्न में वो रघुनाथ राव हुए, जिनको राघोबा भी कहते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। यह प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी जो दिया गया है स्टेटमेंट है उस पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में बहुत से बंदरगाह जैसे लोथल हो गया, अरिकमेडु हो गया, ताम्रलुक हो गया, ये सब के संदर्भ मिलते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे बंदरगाह होंगे वहां पे तो सामान और यातायात दोनों होंगे। तो इस अनुसार से ये इस दोनों ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रम में सजाएं। यानी ये बंगाल में सेन वंश के सभी शासकों के बारे में पूछ रहा है कि कौन शासक पहले आए और कौन शासक बाद में। तो इस हिसाब से ये चारों ऑप्शन में बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन। तो जो हेमंत सेन थे वो पहले थे, उसके बाद जो थे वो विजय सेन थे, उसके बाद थे बल्लाल सेन और सबसे अंतिम जो शासक थे वो लक्ष्मण सेन थे। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें दिया गया कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बैरम खां कौन था, ये तो सभी जानते हैं कि वो अकबर का संरक्षक था। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। तो ये कथन गलत है। अकबर बैरम खां को खाने खाना की उपाधि हुमायूं द्वारा प्रदान की गई थी, ना कि अकबर के द्वारा। और यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां को प्रदान की गई थी। तो यह गलत है, क्योंकि यह उपाधि जब शेर शाह सूरी का शासन भारत में था तो हुमायूं वापस भारत की आने की ओर से जब सतलज नदी पार करता है तो वहां पे बैजवाड़ा नामक स्थान पर पठानों को 30,000 पठानों को बैरम खां की 1,000 सेना द्वारा पराजित कर दिया जाता है, जिससे हुमायूं द्वारा प्रसन्न होकर बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी जाती है और अकबर द्वारा इनके पुत्र हकीम अब्दुल रहीम खाने खाना को यह उपाधि प्रदान की जाती है। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। यानी किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है उसको सबसे ऊपर रखना है, जिसमें सबसे कम होगी उसको सबसे अंतिम में रखना है। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में। सेकेंड में यहां पर तो नहीं है, वो महाराष्ट्र है, लेकिन यहां तो पश्चिम बंगाल ये थर्ड में होगा। सेकेंड में बिहार है, थर्ड में पश्चिम बंगाल है और फोर्थ में आंध्र प्रदेश होगा। तो इस हिसाब से जहां ऑप्शन 3, 1, 4, 2, इस हिसाब से इसका सही उत्तर आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसमें सूची 1 में दिया गया है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण
किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि अगर मानव विकास सूचक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जो है वह आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकडार द्वारा जारी किया जाता है, जिसको व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि तक इन्हें सजाएं। तो ये है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ये 4 दिए हुए, इनको जो सबसे पहले है उस हिसाब से इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इस हिसाब से जो सबसे पहला है वह प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम है। उसके बाद जो ऑप्शन होगा ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम होगा सेकंड। थर्ड में जो होगा वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना होगा, और जो सबसे अंतिम होगा वो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना होगा। और इस हिसाब से सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित सूचियां 1 और 2 अर्थशास्त्रियों के लेखक के नाम तथा उनकी पुस्तक को क्रमशः दर्शाती है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है कि मिडल द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसका नाम है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। सेकंड पुस्तक जो है हिर्समैन के द्वारा लिखी द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काल्डर द्वारा लिखी गई स्ट्रेटेजी फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में। तो प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिक निकेत को घेरती है, ये सही है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, सही है। पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, यह भी सही है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि ये एकल प्रजातियों का प्रभुत्व न्यूनतम ना होकर बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से यह ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दिया हुआ गया है जैवमंडल रिजर्व और इसके राज्य। तो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, नौकरेक जो है ये मेघालय में है, अगस्तमल्लाई केरल में है, और मानस जो है ये असम में है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का ए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट ए है कि वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता निर्भर करती है, ये सही है बिल्कुल। और दूसरा, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही होगा। तो दोनों कथन ए और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए
इसका राइट आंसर होगा। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम होगा। सबसे उच्च में कौन होगा, तो जाहिर सी बात है कि पादप सबसे उच्च होगा, उसके बाद किसी का संघ होता है, उसी के बाद किसी का वर्ग होता है, किसी का गण होता है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जस्टिस पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन के कह कर दिया किया, ये बिल्कुल सही है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब प्रश्न है वर्कर एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि वर्कर एंड पीजेंट पार्टी के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इस हिसाब इसका जो ऑप्शन है, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ, इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया, यह सही है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, यह सही है, क्योंकि यह पार्टी का उद्देश्य ही था कि हम कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करेंगे, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आएगा, उसके सबसे अंतिम में कौन आएगा, तो ये हिसाब से तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये सबसे पहले गठित हुआ था, तो वन जहां पे, उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, उसके बाद इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई, और सबसे अंतिम में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो इस हिसाब से जो सही होगा 1 2 3 4, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसका सही उत्तर आंसर डी ऑप्शन डी होगा। अब अभी देखिए कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन, अब आपके सामने हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है कि कौन सबसे पहले निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि तक जो होगा उन्हें व्यवस्थित करना है। तो अब है कि शाही भारतीय नौसैनिक का विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश सांसद प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। तो कौन घटना सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले कौन घटना हुई थी, तो ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन सबसे पहले हुआ था। उसके बाद शाही भारतीय नौसैनिक का विद्रोह जो 1946 में हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी, और देन सबसे लास्ट में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की। जी, ये तो बिल्कुल एकदम सही है कि इन्होंने इसकी वकालत की। दूसरा, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथियों ने समर्थन दिया, यह बिल्कुल कथन है, गलत है, क्योंकि यह सबसे बहराम जी मालाबारी के द्वारा इसको समर्थन किया गया था। तो इस हिसाब से जो सही आंसर ऑप्शन ए सिर्फ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और यही सहमति आयु अधिनियम के तहत जिसमें यह प्रावधान किया था कि लड़कियों की जो विवाह की उम्र 12 साल के नीचे की लड़कियों का विवाह को कानूनी रूप से मना किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। इसमें
क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोधों का सामना करना पड़ा और इसका कारण में क्या है, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ये तो कथन जो भी कथन है शिवाजी बड़े देशमुख, ये तो सही है। दूसरा, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और ये बीजापुर के सामंत ही बना रहना चाहते थे। दोनों कथन तो सही है, परंतु ये इसका जो एग्जैक्ट कारण का व्याख्या नहीं करता है, तो इस हिसाब से जो होगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। ये आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड लगता है, जिसमें ये क्वेश्चन क्या बोला कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों का सामूहिक मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है कि तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, हिंद महासागर के तापमान में 2 सेंटीग्रेड की वृद्धि, सी है भारी सागरीय प्रदूषण और डी है हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री की सेल्सियस की कमी। तो इसका जो एग्जैक्ट जो है कि ओशियनिक टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो प्रवाल विरंजन तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हुई थी, ये कुछ दिन पहले समाचार में भी हाईलाइटेड था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। दूसरा, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। तो जो अशोक ने धर्म की जो परिभाषा है यह राहुलोवाद सूत्र से ना लेके यह सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक से ली है। और जो दूसरा स्टेटमेंट कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है, ये बिल्कुल सही है। और यह अशोक के शिलालेख नंबर 5 में इसका उल्लेख किया गया है, शिलालेख नंबर 5 में जिसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया गया। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, यह भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, यह गलत है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ना कि हटाने का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि संविधान में क्या कथित है जो बोला गया है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। एकदम बिल्कुल सही है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इस हिसाब से दोनों कथन सही है और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो जैसे कि आप सभी को वर्णित है कि भारतीय संविधान में संशोधन का जिक्र अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो जिसमें कहा गया है, ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर लोकसभा, राज्यसभा द्वारा,
राज्य विधानमंडल द्वारा और भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यह भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। यह गलत है। निर्वाचन आयुक्त का जो कार्य है वो लोकसभा का चुनाव कंडक्ट करवाना है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर 2, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन का व्यवस्था करवाना गलत। ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, ना कि ये निर्वाचन आयोग। तीसरा, उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जी वी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, बिल्कुल सही है। दंतेवाला समिति ग्रामीण ऋण, ये सही है। संथानम समिति पंचायती राज वित्त, ये गलत है। संथानम समिति जो थे ये बेसिकली भ्रष्टाचार से संबंधित था, ना कि यह पंचायती राज से। और ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति पंचायती राज से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैविक अनुक्रम प्रवस्थाओं का सही क्रम है, कि कौन सही अनुक्रम में है? स्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये गलत है, सबसे स्थापन नहीं होगा। बी, स्थापन, प्रवास, स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, ये भी नहीं होगा। प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, स्थापन, ये भी नहीं होगा। प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, सबसे सटीक उत्तर जो है प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण होगा। ऑप्शन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि से के साथ घटती है, यह बिल्कुल सही है। वापसीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, यह भी कथन सही है। परंतु अगर हम इसको कारण से रिलेट करें तो ये एक एग्जैक्ट कारण नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए कि कथन और कारण दोनों सही है परंतु इसका सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक का सही व्याख्या नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इकोक्लाइन जैव विविधता, बिल्कुल सही है। पाइनोक्लाइन सागरीय जल घनत्व, यह गलत है। तो इस हिसाब से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पौधारोपणशाला, यह सीओ सावर द्वारा होगा। क्रायोफाइटा स्टेपीज आर्कटिक टुंड्रा में होगा। विश्व के पुष्पीय क्षेत्र यह हंगरी में होगा। और जो पुष्पजात घास के मैदान है यह एडलोफ एंगलर के द्वारा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? अलवाय केरल में सही है। बेलागावी कर्नाटक सही है। मुरी यह छत्तीसगढ़ में ना हो कि यह झारखंड में है, तो यह गलत होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी
अब क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कौन सही सुमेलित नहीं है? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड सही है। पिन वैली जो है यह जम्मू कश्मीर में ना होकर हिमाचल प्रदेश में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बांदीपुरा कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को अभिकारण कहा गया है। अभिकथन क्या है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, ये बिल्कुल सही है कि अब हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है और अभी भी बढ़ रहा है। दूसरा कारण, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा है तो उसके बाद जब हम लोग हिमालय का ओरिजिन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसके टकराने से जो जहां पे आज टेथिस सागर था वहां पर हिमालय का अभी भी ये बढ़ ही रहा है। तो इस कारण से ये दोनों कथन और कारण सही है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। अभी तक देखिए कि यूपी पीसीएस में अभी तक मैंने अधिकतर जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें कूट मिलान का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जबकि साधारणतः हम लोग देखते हैं कि जेपीएससी हो या बीपीएससी हो या फिर और अदर स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस में तो ये खैर बहुत ज्यादा ही दे दिया है, लेकिन हमारे स्टेट में ये काफी कम दिया जाता है। तो अभी तक देख रहे सारे कूट मिलान का क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसमें नहरें दी गई और इसमें नदियां दी गई हैं। तो जैसे ऊपरी बारी दोआब नहर ये किस नदी पर है? दूसरा, तो ये बेसिकली रावी नदी हो जाएगा। सरहिंद नहर किस पर है? तो सरहिंद नहर जाहिर सी बात है कि ये सतलुज नदी पर है। गुड़गांव नहर किस पर है? तो ये यमुना पर है। और इंदिरा गांधी नहर जो है सतलुज, रावी और ब्यास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यह बेसिकली यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कि एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला पश्चिम बंगाल है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, ये सही नहीं है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवैसा रेखा 100 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कपास के फसल के बारे में विचार करने को कहा गया है कि कपास क्या, कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, ये बिल्कुल सही है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, जो बेसिकली सॉइल के बारे में पूछा गया है, जिसमें दो कथन दिए, कथन एक जो अभिकथन है और दूसरा कारण जिसको आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है कि लाल मृदा को भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, ये बिल्कुल सही है। कारण, लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुई है, ये भी कारण सही है, परंतु ये सही इसका एग्जैक्ट अभिकथन का कारण नहीं कहा जा सकता है। परंतु अगर देखा जाए ऑप्शन ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए और दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी ए सही है किंतु आर गलत है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अभी तक तो सारे ही क्वेश्चन जो है उसमें कुट्ठी मिलान करना है।
ऑप्शन सूची ए और सूची 2, शहर का नाम और योजना बनाए जाने की अवधि। कांचीपुरम, यह सबसे प्राचीन काल नगरी है। जैसलमेर, कोडाई कनाल और भिलाई। भिलाई जो है यह स्वतंत्र उत्तर काल के बाद भारत में बनी है। उसके बाद जैसलमेर जो है वो मध्यकाल की नगरी है और कोडाई कनाल जो है औपनिवेशिक काल की नगरी है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र, तो सबसे पहले आम्रवर्षा। तो आम्रवर्षा कहां पर बेसिकली होती है? तो उत्तरी, ये तटीय कर्नाटक क्षेत्र में होती है। उसके बाद ऑप्शन बी फूलों वाली बौछार, तो ये बेसिकली कहां पे होती है? केरल में होती है। फिर है काल वैसाखी। काल वैसाखी बेसिकली कहां पे होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। और लू, ये बेसिकली पंजाब से लेके बिहार तक में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देश की राजधानी के बारे में बात किया है कि राजधानी और देश, न्यापिडो म्यांमार सही है। खार्तुम इथोपिया, ये गलत है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। डबलिन आयरलैंड सही है। ओटावा कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% से अधिक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो देवास का जो सही है, देवास जो है 5360 मीटर होगा। रोहतांग जो है वो 39.78 मीटर होगा। बारालाचा जो है वो 48.50 मीटर होगा। और बनिहाल जो है वो 2832 मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, यानी जूट इंडिजीनियस प्लांट है, ये बिल्कुल सही है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। जूट खरीफ फसल है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जूट की जो बुवाई होती है वह मई जून में होती है बेसिकली, ना कि फरवरी से जून में। तो ये यहीं पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आ जाइए 44, क्वेश्चन नंबर 44। अभी तक देख रहे हैं कि जितने क्वेश्चन हैं उसमें सब में कूट मिलान ही करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देवभट्टन द्वारा लिखा गया स्मृति चंद्रिका, हेमाद्रि द्वारा लिखा गया है चतुर्वर्ग चिंतामणि, माधवाचार्य के द्वारा लिखा गया पराशर माधव तथा भल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया है दान सागर। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, ये बिल्कुल सही है कि भारत पर तुर्की आक्रमण जैसे ही बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि जब आप देखिएगा मध्यकाल का आरंभ होता है, पूर्व मध्यकाल में 710 के बाद से 712 में जब सिंध पर आक्रमण हो, उसके बाद से जब और 1100 के आसपास 1200 के आसपास जब गुलाम वंश फिर सल्तनत वंश की स्थापना, सल्तनत की जब स्थापना हुई, तो देखिए कि भारत में तुर्की का आक्रमण सफल हुआ। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही होंगे, तो इस हिसाब से ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ये करंट अफेयर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया, यह बिल्कुल सही है कि भारत ने अपना हाल ही में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत तो विकसित देश है ही नहीं, भारत विकासशील देश है। तो यही इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में आईपीसीसी किस पर जोर देती है? तो क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। तो कटौती तो पर्याप्त है, परंतु क्रमिक कटौती नहीं, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती। तो इस हिसाब से ऑप्शन दो सही होगा, ऑप्शन एक सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, के ऑप्शन नंबर डी, केवल डी, ऑप्शन नंबर दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, अनाज उपज शब्द से क्या तात्पर्य है? कि अनाज उपज शब्द से क्या तात्पर्य है? तो काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज अनाज फसलों की मात्रा, ये बिल्कुल सही है। किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, ये गलत है, अनाज उपज को ये नहीं कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर सी होगा, केवल ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, जुलाई सितंबर 2019 जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है कि यह स्थिर रही है, स्थिर तो रह नहीं सकती है। दूसरा कथन है कि यह घट गई है। अगर 2019 से लेकर 2022 के बीच में देखिएगा तो बेरोजगारी दर में कुछ तो कमी आई है, यह सरकारी आंकड़ा है। तो इस हिसाब से, और ऑप्शन भी काफी स्टैंडर्ड दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि कथन दो सही और कथन एक गलत है, कथन ए और दो दोनों गलत है, कथन ए सही है और कथन दो गलत है, कथन एक और दो दोनों सही है। दोनों कथन तो सही है, नहीं हो सकता, अगर स्थिर भी रहेगी तो घटेगा कैसे, अगर बढ़ेगा भी तो स्थिर नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन दो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से 49 का जो आंसर होगा, दो सही है और एक गलत है, इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट कौन तैयार और प्रकाशित करता है? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग रेगुलर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ते हैं कि कौन कौन जारी करता है। तो इसका जो जो जारी करता है वो है, एक तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, दूसरा, और दूसरा जो है वो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51,
क्वेश्चन नंबर 51 जो रिलेटेड है कि वो कथन और कारण दिया गया कि कथन और कारण क्या सही है। तो कथन क्या कहता है कि सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये बिल्कुल सही है। गैरो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में आया था और जिसके द्वारा सतत विकास की अवधारणा विकसित हुई है। कारण है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। यह गलत है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट का जो नाम था वो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट था। तो इस हिसाब से कथन ए सही होगा और आर गलत होगा। तो ए आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि अब इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है कि कौन सा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा दिन, कौन डे पहले सेलिब्रेट किया जाता है और कौन सा डे बाद में सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व थायराइड दिवस जो है ये 25 मई को किया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस हिसाब से ए 4 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 यह करंट से रिलेटेड है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। अभी हाल ही में गोपी ठुट्टाकुरा काफी फेमस रही है। यह भारत की पहली अंतरिक्ष पर्यटक रही है। यह काफी फेमस है। दूसरा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो है यह एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जिम्नास्टिक है। दीपा कर्माकर ने 2016 के रियो ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था। तीसरा आरोह बरजात। आरोह बरजात जो है यह भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कातिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। और ऑप्शन नंबर डी देव पटेल जो है वो ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिल मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54। ये एफडीआई के बारे में पूछा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कथन और कारण दिया गया। अभी कथन और कारण। अभी कथन क्या कहता है कि 2022 से 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। ये बिल्कुल सही है। पहले मॉरिशस होता था, लेकिन जब भारत ने कर कानून में परिवर्तन किया तब से मॉरिशस को पछाड़कर सिंगापुर भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला कंट्री बन गया। कारण भारत में मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कि ए तथा आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आप देखिएगा तो ये साइंस टेक्स्ट से मिलेगा कि R21 मैट्रिक्स MTM क्या है। ये करंट में भी काफी चर्चा में रहा था। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया खिलाफ टीका है। ये R21 मैट्रिक्स MTM। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये करंट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो कायरा आडवाणी नहीं। तो इसका सही आंसर अनसुईया सेनगुप्ता होगा।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 में। ये बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि रुद्रम M2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। तो जब आप देखिएगा तो यह बेसिकली क्रूज मिसाइल है, तो यह ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और इसका परीक्षण मई 2024 राजस्थान में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 नंबर सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यूपी पीसीएस में कूट मिलान का तो मुझे लगता है भरमार हो गया है। अभी तक 58 क्वेश्चन में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन जो है वो कूट मिलान के हैं। इसमें नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला है गीतानास नौजदा, तो ये लिथुनिया की देश से संबंधित है। उसके बाद लुआंग कुआंग बेसिकली वियतनाम से संबंधित है। हल्ला टॉम सॉर्टिटर ये बेसिकली आइसलैंड से संबंधित है। और जोस राउल मुलिनो ये पनामा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59, ये अब ज्योग्राफी से। निम्नलिखित युग्मों में डक्कन ट्रैप विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बेसिकली पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है। मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर, ये बिल्कुल सही है। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म है, यही ये गलत हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि डक्कन ट्रैप जो बेसिकली है ये इग्नियस रॉक से जो यानी वोल्केनिक इरप्शन से बना है, जिसमें तो फॉसिल्स नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 60, अभिकथन और कारण दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज हवाएं हैं। जेट धाराएं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। नीचे दिए कूट में कौन सही है कौन गलत है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेजी हवाएं, ये गलत है। ये बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट चलती है, वेस्ट टू ईस्ट, ना कि ईस्ट की ओर। तो ये गलत हो जाएगा। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सही है। तो ए गलत है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ए गलत और आर सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में जो है कि कूट 1 और कूट 2 को मिलान करना है। सूची 1 सूची 2, देश स्पेन फ्रांस का जो है वो पिनेरीज होगा। उसके बाद जो है स्विट्जरलैंड का जो होगा वो अल्पास होगा। बुल्गारिया का जो होगा वो बाल्कन होगा। और इटली का जो होगा वो एपेनाइन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो जो भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो अजैविक नहीं, जलीय निवासी नहीं, स्थलीय निवासी राइट आंसर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स, जैविक नहीं कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, गर्दन जहां सिर से मिलती है उसे प्यूटल जोड़ कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। सैडल पिक जो होता है वो बेसिकली जहां से कलाई मिलती है, ये कलाई जो मिलती है उसको सैडल ज्वाइंट कहते हैं। और हिंज ज्वाइंट जो होती है, जे कोहनी जहां से जो ज्वाइंट मिलती है। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होती है वो बेसिक कुल्हा और कमर जहां से जुड़ती है उसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा पिवटल ज्वाइंट होगा।
क्वेश्चन नंबर 65, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? तो फोम, सॉल, एरोसोल या इमल्सन? इसका राइट आंसर इमल्सन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 66, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो ये सब हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, NaHCO3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। CPR से क्या तात्पर्य है? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 68 क्वेश्चन है कि वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है, यानी वो एकमात्र सिरा, यानी वो कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? तो इसका राइट आंसर प्लमोनरी सिरा होगा, जिसको बेसिकली फुफ्फुस सिरा भी बोलते हैं हिंदी में। अब क्वेश्चन नंबर 69, मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, किससे संबंधित होता है? अभी तक हम सारा क्वेश्चन जो बेसिक साइंस का देख रहे हैं वो बेसिकली बहुत सिंपल है, जो एनसीईआरटी और साइंस के लूसेंट से डायरेक्ट पूछा है। तो इसका राइट आंसर पैनक्रियाज यानी अग्नाशय हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 जो अभी काफी चर्चा में रहा है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण था, तो कौन सा वायरस था? उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? तो सार्स कोविड 2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक बस निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? तो इसका मैंने डायरेक्ट आंसर ही निकाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन काफी यूपी स्पेसिफिक लगता है कि रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बांध की लंबाई 825.8 मीटर, ये गलत लग रही है। ये बेसिकली गलत लग रही है, ये इसकी लंबाई नहीं है, ये शायद किसी और बांध की लगती है, ये इसकी नहीं है। जल विद्युत शक्ति उत्पादन 198 मेगावाट, ये सही है। ये गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा ये नहीं, ये गलत है। तो बांध की लंबाई 825 मीटर नहीं है, ये गलत आंसर, ये गलत है। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है बेसिकली कि विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि क्या है कथन? यूएस, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। ये बिल्कुल सही है। भारत का कृषि क्षेत्र जो है ये तीनों देशों की तुलना में अधिक है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलों उत्पादन होता है। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कारण खरीफ, रबी, खरीफ और जायद फसलें होती है, जिस कारण से विविध फसलों उत्पादन होता है। तो ए और दो दोनों सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ये क्वेश्चन नंबर 74, ये यूपीपीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछी जाती है कि कौन सा प्रयाग कहां पे मिलती है। तो सबसे पहला है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में कौन नदियों का संगम है? तो जाहिर सी बात है कि अलकनंदा और भागीरथी। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कि रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जहां अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग जहां पे अलकनंदा और पिंडारी नदी। और टिहरी है ये भागीरथी और भिलंगना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन, ये बेसिकली ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, ये भी सही है। तो
दोनों कथन सही, कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए ज्योग्राफी क्वेश्चन में काफी भरमार है कि निम्नलिखित पर्वतों में विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। किस पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में कौन होगा, सबसे पश्चिम में कौन और पूर्व में कौन होगा, तो जो इसका सबसे पश्चिम में जो है पॉन्टिक होगा, देन फिर जाग्रोस होगा, देन फिर काराकोरम होगा, और जो सबसे अंतिम में वो हिंदू कुश होगा। नहीं नहीं, हिंदू कुश थर्ड में और सबसे अंतिम में काराकोरम, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अमरू नदी उत्तर पूर्व, सिर दियरा उत्तर पश्चिम, अंगारा नदी उत्तर और मेकांग नदी दक्षिणी पश्चिम, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर 77 का डी होगा। अब आते हैं 78 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन देश तेल क्षेत्र में कौन सही सुमेलित नहीं है, ईरान हफ्तकेल, कुवैत काशगन, सऊदी अरब धारन, इराक जुबैर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुवैत जो काशगन, काशगन यहां ना होके ये ताजिकिस्तान में है, ये गलत होगा, ये ताजिकिस्तान में है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। और फिर देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, तो जाहिर सी बात है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट के पास वाले रीजन में तो शीत ऋतु में वर्षा होगी। शीतकालीन अयनांत यानी जिसको हम लोग बेसिकली विंटर सॉलिस्टिक्स कहते हैं के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, ये अभी काफी चर्चा में रहा था कि अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ही हुआ था, यह गलत है। यह अभी हाल ही में हम लोग काफी चर्चा में रहा था कि यह आसाम में यह ऑपरेशन चला था, ना कि महाराष्ट्र में। दूसरा, यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा चलाया गया था, यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो ए होगा केवल 2। अब आ जाइए साइंस टेक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, यह बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिक डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अब फिर आ जाइए साइंस एंड टेक से। साइंस एंड टेक का क्या क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभी कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। क्या है कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल प्रदान की गई है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, यह गलत है। इसका जो अधिकतम मारक क्षमता है वो 450 किलोमीटर है, ना कि 490। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, ए सही तथा आर गलत है। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 87, ये करंट में भी काफी चर्चा में रहा था कि नेपाल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, यह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, यह गलत है। यह नेपाल के राजधानी यह काठमांडू में आयोजित की, तो ऑप्शन ए गलत। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 88, अभी रिसेंट में काफी हाईलाइटेड भी रहा था कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन संभाल रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। यह जाक्सा जो जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का दोनों ऑप्शन सही है, तो डी, एक और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 89 शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया। यह दिशा निर्देश छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है, यह बिल्कुल सही है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा यह पहल जारी की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 90, फ्लाई 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है, यह बिल्कुल सही है। यह पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शुरू की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। इसका कथन 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये देखिए फिर से कूट मिलान आ गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें योजना का नाम दिया है, इसमें आरंभ की तिथि दी गई है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसे कब शुरू किया? तो ये नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। पुराना इसका नाम था इंदिरा गांधी आवास, जिसे परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया। दूसरा जो है जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 2019 में शुरू किया गया था। उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान जो है ये कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर 2014 में। और जो सबसे अंतिम है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मई 2016 में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी यूपी पीसीएस में तो कूट का तो भरमार लगा हुआ है जैसे। और आप देखिए कि योजना के अंदर इतना जाके पूछा गया है, ये काफी डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, मानव विकास सूचकांक एचडीआई में कितने संकेतकों का उपयोग किया जाता है? तो एचडीआई में बेसिकली 3 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। 3 संकेतक। पहला संकेतक जो होता है वो बेसिकली क्या माना जाता है कि संभावित जीवन की अवधि या आयु। दूसरा जो होता है वो शिक्षा, और तीसरा जो होता है आय स्तर, प्रति व्यक्ति जीएनआई क्या है। इसमें पर्यावरणीय स्थिति को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है कि नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुने कि कौन है। तो 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 93, अभी तक देखिएगा कि यूपी पीसीएस के द्वारा बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कूट मिलान का दिया गया है। यानी सब सारा जगह लगभग क्वेश्चन आप देखिएगा कि वो अभी तक 93 क्वेश्चन में मोर देन 45 क्वेश्चन जो है
वो बेसिकली कूट मिलान से है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 93 कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाएं, कि कौन कौन योजना कब प्रारंभ किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो 2014 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब? तो 2015 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बेसिकली 2016 में। और जो प्रधानमंत्री शक्ति केंद्र योजना है ये बेसिकली 2017 में शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 94, ये माल्थस थ्योरी से बेसिकली सवाल पूछा है कि माल्थस का क्या सिद्धांत था। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन या खाद्य आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। माल्थस का द्वारा तर्क दिया गया था कि जो जनसंख्या बेसिकली वो ज्योमेट्री में बढ़ती है और जो कृषि उत्पादन है वो अर्थमेटिक में बढ़ती है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो सी अंकगणिती गलत, इसका जो सही आंसर है ज्योमेट्री, ज्यामितीय और जो खाद्य या संसाधन वो अंकगणितीय में बढ़ती। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 95, ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई है। राजकोषीय नीति बेसिकली जो सरकार द्वारा अपनाई जाती है, जब यानी इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नीति बनाई जाती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली है वो आरबीआई के द्वारा लॉन्च की जाती है और जो फिजिकल पॉलिसी से राजकोषीय नीति करती है वो सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। तो इसमें खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को कम करना ये गलत है। ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना ये भी नहीं होगा। ईंधन कुछ आयातित उत्पादों पर कम करना ये बेसिकली हो सकता है। तो सबसे नियर में ऑप्शन नंबर ए केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 96, फिर देखिए कूट मिलान सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें इसका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो शुरुआत है वो बेसिकली 55 से 200 रुपए प्रति माह है। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये बेसिकली 436 रुपए प्रति वर्ष है। तीसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये बेसिकली हितधारक लाभार्थी इच्छानुसार करते हैं। अटल पेंशन योजना जो बेसिकली है वो 20 रुपए प्रति वर्ष है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 97, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या कह रहा है कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया, ये बिल्कुल सही है, यानी ये गुणात्मक है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास को पर्याप्त माप नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप को नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्या है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि एसडीजी में 17 गोल हैं, 17 गोल हैं। तो भारत सरकार द्वारा 2015 में सारे राज्यों के लिए भी 17 गोल लॉन्च कर दिए गए हैं जिसे 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है। तो इसमें क्या टारगेट है कि टारगेट एसडीजी गोल 4 में कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, यह भी बिल्कुल सही है। कृषि कार्मिकों का विस्तार, यह गलत है, इसमें नहीं है। प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि, यह भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए और 2, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर।
अब देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जाती? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जिसे भारतीय संविधान में गारंटी नहीं दी गई है? शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों को एकत्र होने की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है। संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, ये बेसिकली नहीं दी गई है। तो 99 का सही आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि हम लोग बेसिकली बहुत बार देखते हैं कि कोई कोई राज्य के राज्यपाल 2-3 राज्यों का प्रभार संभालते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह बिल्कुल सही है। तो इसका में कि कथन ए गलत है, कथन आर सही है। तो बी नंबर सही, कथन ए गलत है और आर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मिलान सही नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता, यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, हम सभी जानते हैं। लोक सेवाओं में अवसर की समानता, यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित है, यह बिल्कुल सही है। किसी नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति संसद के पास, यह बिल्कुल सही है। किसी राज्य का नाम, राज्य विधानमंडल की शक्ति, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति, यह गलत है। तो 101 का राइट क्वेश्चन आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए कूट का मिलान करना है कि कौन किसका कूट सही है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। वित्तीय आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 360 में है। वित्त आयोग का गठन के बाद अनुच्छेद 280 में किया गया है। और भारत की संचित निधि की व्याख्या जो की गई अनुच्छेद 266 में की गई है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? यानी मौलिक 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें कहा गया है कि इसमें कौन परिकल्पना की गई है? तो जो हैगा यह है कि अस्पृश्यता कंत, ये गलत है, ये 18 में है। मानव देह व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध, ये बिल्कुल सही है। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये सही है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये बेसिकली इसमें इसकी बात नहीं की गई है। ये बेसिकली बात की गई है 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार में, जहां पे सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित समूह में से किसमें केवल आगत उपकरण यानी इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट यानी जिसको हम क्लिक करते हैं तो इससे इनपुट आता है। तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 105। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो जाहिर सी बात है कि ये इसका रीड ओनली मेमोरी यानी रोम होगा, जो अपरिवर्तनशील रहता है। क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच में सही संबंध को दर्शाता है? तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 107। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पे सही गलत कथन को पहचानना है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ये बिल्कुल सही है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, ये बिल्कुल गलत है। सेल डिवीजन में केंद्रीय कोशिकाएं इसमें भाग लेती है, भाग नहीं लेगी तो फिर सेल डिवीजन कैसे होगा? तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 108 की ओर हम लोग आते हैं।
इसमें कि नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। CO2, SO2, NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती है और अम्लीय वर्षा उत्पन्न कराती है, ये सही है। कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। ये दोनों कथन सत्य है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, ये बेसिकली अभी करंट में काफी हाईलाइटेड था कि 7वीं भारतीय इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जारी की। यह बिल्कुल सही है। यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई थी। यह गलत है। इसका एग्जैक्ट डेट जो होगा वो होगा 4 मई। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, 110 क्या है कि FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक विमान है। यह भी न्यूज में काफी हाईलाइटेड था। यह सही है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। यह भी सही है। डी, ए और दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 111 की ओर आते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता इन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह FTA के लिए एक अपनी तरह की पहली पहल है। यह भी बिल्कुल सही है। और दूसरा, बैठक में भारत के वाणिज्यिक सचिव सुनील बर्थवाल ने भाग लिया। यह कथन दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये देखिए, ये काफी यानी इतना डेप्थ और इतना स्टैटिक कि संयुक्त अभ्यास, बेसिकली सबको तो नाम तो याद रहता है बाय डेट। ये काफी टफ क्वेश्चन है। बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो बी होगा कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो डस्टलिक है वो अप्रैल में 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 2024 तक हुई थी। बी का जो है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ था ये 2 मई से 13 मई 2024 को हुआ था। तीसरा जो है भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रांप हार्बर चरण ये मार्च 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक हुआ था। और मिलन जो है यह बेसिकली 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2024 तक हुआ था। अभी ये काफी हाईलाइटेड न्यूज था कि ससगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार में कौन सा कथन सही है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का हिस्सा है। यह बिल्कुल सही है। ये जो ससगाम घाटी है ये बेसिकली ये पीओके का हिस्सा है। और हाल ही में चीन ने क्या किया कि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है BRI, उसके तहत यहां पे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था जिसका विरोध भारत ने हाल ही में कराया। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक और दोनों सही है। ये क्वेश्चन नंबर 114, यह भारत सरकार के द्वारा कुछ कुछ योजनाओं का प्रारंभ किया गया था जिसमें कि कौन सा कालक्रम अनुसार से व्यवस्थित करना था कि कौन सा कब कब यह किया गया था। तो सबसे पहले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यह सबसे ओल्डेस्ट थी जो 1978 में चालू किया गया था। मोरारजी देसाई उसमें PM थे, उनके द्वारा यह
चालू किया गया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आती है, जो बेसिकली 1997 में ये चालू की गई थी। तीसरा नरेगा, जो सबसे फेमस योजना थी, जिसके जो प्रेरणा सूत्र थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनका कल ही निधन हो गया। और जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो बेसिकली है जनधन, ये 2014 में शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 बेसिकली क्या बोलता है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, यह गलत है। भारत अल्प विकसित नहीं, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो यह गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह भी बिल्कुल सही कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री। जेएम किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। बेसिकली जेम्स किन्स जो हैं यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र को समग्र रूप से अध्ययन के लिए एक नया योगदान दिया गया था। इसमें जो दिए गए ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, ए तो कहीं नहीं होगा, ये गलत है। ए जहां है वो गलत होगा। केवल तीन, ये भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन 2 सही है। तो जो दिए गए ऑप्शन है इनमें केवल 2 और 3 एक ही है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल 2 और 3। बेसिकली अर्थशास्त्र के बहुत पुस्तकों में अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ का जिक्र किया गया है, परंतु व्यष्टि अर्थशास्त्र जो एक नए अर्थशास्त्र में नए भाग के रूप में जो जन्मा 1930 के बाद से, 1930 के दशक के बाद से, जिनके जनक बेसिकली किन्स माने जाते हैं, जिसको कीनीजियन इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन के हिसाब से केवल 2 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116। नीचे 2 कथन दिए हैं, जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन है कि राष्ट्रीय मुद्रा वह मूल्य है जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है, उसे नम्य विनिमय दर भी कहते हैं। ये बेसिकली सही है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, ये गलत कथन है। तो कथन ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ए सही है और आर गलत है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना। तो बेसिकली इस वित्तीय समावेशन क्या है? तो वित्तीय समावेशन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन ये भी सही है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गठन होगा तो गांव तक में भी जो है मनी इनफ्लो होगा। तीसरा है बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, ये भी सही है। तो कथन ए, बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 118। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अभी काफी ये चर्चा में रहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण के समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया था, गलत। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है यह 2013 को लागू किया गया था, जिसके तहत कुल 67% परिवारों को इससे आच्छादित किया गया था, जिसमें 75% ग्रामीण परिवार थे और 50% शहरी परिवार थे। और लगभग इसके तहत 80 करोड़ परिवार जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 80 करोड़ परिवार इस योजना से, इस अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों में की वरीयता में सकारात्मक संबंध, ये बिल्कुल सही है। जब 2015 में SDG गोल लॉन्च किया गया था तो उसके साथ ही भारत सरकार द्वारा भी अपना SDG गोल जारी कर दिया गया था। कारण, सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का
शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी का भी शिक्षा और स्वास्थ्य में स्तर में सुधार होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका विकास होगा। तो ये दोनों का घनिष्ठता संबंध है विकास लक्ष्यों के साथ। तो इस अनुसार से कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 119 का आंसर जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें भी कूट मिलान करना है कि वर्ष 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम में अनुसार दर्शाएं, यानी सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि रेमिटेंस प्राप्त करने में इंडिया आगे है। तो जहां भी, तो इसमें भारत सबसे पहला स्थान पर है, सी का ये। उसके बाद मैक्सिको सेकंड नंबर पर है, चीन थर्ड नंबर पर है और फिलीपींस फोर्थ नंबर पर है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 121 कि इसमें फिर मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से, कि राज्य का नाम दिया गया सूची 1 में और सूची 2 में है कि 2019 से लेकर 2023 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठ क्रम में कौन है। तो सबसे पहले जो है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र जो है वो बेसिकली नंबर 2 पे है और जो तमिलनाडु है वो 3 पर है और जो कर्नाटका है वो 4 पर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कि उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे ज्यादा खर्च किया गया है और सेकंड में महाराष्ट्र। ऐसे 2019 से पहले महाराष्ट्र नंबर 1 पर था, यानी इधर हाल फिलहाल में, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के द्वारा विगत कुछ वर्षों में सर्वाधिक आधारभूत संरचनाओं पर खर्च किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब यहां पॉलिटी से क्वेश्चन नंबर 122, ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें क्या है, एक अभिकथन और दूसरा कारण है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा का संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 3 आपातकाल का जिक्र किया गया है, 352, 356 और 360। 352 बेसिकली ये जो है ये आंतरिक आपातकाल जिसका जिक्र किया गया है, जिसमें युद्ध या हिंसा। 356 बेसिकली राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे राष्ट्रपति शासन से भी जाना जाता है, और 360 वित्तीय आपातकाल। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, यह गलत है। किसी भी समय आपातकाल नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए सही है तथा आर गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 123, आईसीटीसी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये बेसिकली ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा है कि ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है कि यह सरकार की पारदर्शिता को और बढ़ाता है, ना कि घटाता है। तो यह कथन गलत है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है कि ई गवर्नेंस जो है जो सरकार की लागत को कम करता है। ई गवर्नेंस सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। यह भी बिल्कुल सही है कि ई गवर्नेंस में सरकार यानी सरकार में नागरिकों का सहयोग बढ़ेगा, उसका योगदान बढ़ेगा। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है। गलत। ई गवर्नेंस में लाल फीताशाही कम होती है, ना कि बढ़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो 2 और 3, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किस स्रोत या किन स्रोतों से कार्य शक्ति प्राप्त होती है। तो जाहिर सी बात है संविधान में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 315 से 323 तक।
संसदीय कानून से भी इसको शक्ति प्राप्त होती है, कार्यकारी नियम और आदेश है, और इसकी परंपराएं जो पुराने ब्रिटिश पद्धति से चल रही है, ये परंपराएं। तो ये चार ऑप्शन सही, ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है ये काफी डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें जो संवैधानिक निकाय दिया और उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए। तो निर्वाचन आयोग, इसमें है कि कौन एक सही सुमेलित है। तो निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है, ना कि अनुच्छेद 165 से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध ये 338 से है, ना कि 148 से है। वित्त आयोग का संबंध 280 से है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संबंध 338 का बी से है, ना कि 340 से। जो चारों ऑप्शन दिया गया वो गलत है, तो इस अनुसार आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या है कि भारत में विभिन्न केस स्टडी दिए गए हैं कि कौन कौन सा केस कब कब हुआ। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, यह बेसिकली 1951 में हुआ था। फिर है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, यह केस 1964 में हुआ था, यह काफी लोकप्रिय था, वाद था। तीसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह 1967 में था, यह काफी लोकप्रिय था। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में था, जहां से आधारभूत संरचना की अवधारणा जहां से केशवानंद की आधारभूत संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 127। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसमें बेसिकली क्या था कि 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चे को उनके माता पिता के द्वारा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ये सभी जानते हैं, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, और 96वां संविधान संशोधन ये बेसिकली 2011 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 जो है, इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सहकारी संघवाद का जो थे कि ये किनके द्वारा यानी प्रतिपादित किया, तो सहकारी संघवाद का जो टर्मिनोलॉजी था वो बेसिकली दिया गया था ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। ये यानी ब्रिटेन के यस फेमस कानून विशेषज्ञ थे ग्रैनविल ऑस्टिन। उसके बाद है कि सौदेबाजी और संघवाद, ये बेसिकली मॉरिस जॉनसन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है अर्ध संघवाद, ये केसी वियर के द्वारा दिया गया था। और जो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति और वाला संघवाद, ये आइवर जेनिंग्स के द्वारा दिया गया था। ये भी आइवर जेनिंग्स ये भी ब्रिटेन के फेमस विधिवेत्ता थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद इसमें बेसिकली बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं है, यानी त्रिस्तरीय पूछा है। जिसमें क्या क्या होगा, तो पंचायत समिति होगा, ग्राम पंचायत होगा, जिला पंचायत होगा, न्याय पंचायत नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। अब क्या क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें एक अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित में से कौन शामिल होंगे। जैसे कि 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति गठन किया गया, जिनमें एक प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के साथ भारत के सीजीआई होंगे, तथा हाई कोर्ट और भी कोई न्यायाधीश होंगे। दूसरा, राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं होंगे।
लोकसभा के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे तथा लोकसभा में विपक्ष का भी नेता इसमें शामिल होगा। तो राइट आंसर जो होगा 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31, यह बेसिकली हिस्ट्री से है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है पहला कथन कि जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, यह कथन सही है। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए, गलत, जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल नहीं हुए थे। भले ही जवाहरलाल नेहरू का जो विचारधारा था वो समाजवाद से प्रेरित था, परंतु वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। तो कथन 2 गलत हो, कथन 1 सही होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये बेसिकली मिडेवल हिस्ट्री से है कि किसकी मृत्यु सबसे पहले हुई और किसकी मृत्यु सबसे बाद में हुई। तो जो शेख मुबारक की मृत्यु ये बेसिकली मध्यकालीन सल्तनत काल से संबंधित है, तो इनकी मृत्यु सल्तनत काल के दौरान हुई, तो सबसे पहले ये होंगे। फैजी जो संबंधित थे ये बेसिकली अकबर के नौरत्न से संबंधित थे, तो इनकी मृत्यु पहले हुई थी, तो सेकंड में पहला ये, दूसरा में फैजी की मृत्यु। अबू फजल की हत्या बेसिकली 1601 में जहांगीर के कहने पर ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी गई थी। बाद में जब जब जहांगीर शासक बने थे तो वीर सिंह बुंदेला को 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। और सबसे अंतिम में मृत्यु दानियाल की हुई थी। यह बेसिकली सबसे अंतिम में दानियाल की मृत्यु, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब है कि क्वेश्चन नंबर 133। 133 क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। लिथगो का अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सही है। क्रिप्स मिशन भारत आगमन 1942 में। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था, सभी जानते हैं। कांग्रेस मंत्रियों का त्याग पत्र 1939 में। तो जो राइट आंसर होगा सबसे पहला ऑप्शन नंबर 4, फिर ऑप्शन नंबर 3, फिर ऑप्शन नंबर 1, देन फिर ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला कि हिंदू पॉलिटी, ये फेमस बुक है जिसको केपी जायसवाल के द्वारा लिखा गया, ये काफी चर्चा में रहती है। दूसरा पुस्तक जो है द वंडर व्हाट वाज इंडिया, ये एल बासम के द्वारा लिखी गई है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई है? ये बेसिकली डीडी कोशाम्बी के द्वारा लिखी गई है। डीडी कोशाम्बी फेमस हिस्टोरियन थे जो जिनका अप्रोच बेसिकली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन था, और ये एंशिएंट हिस्ट्री के काफी प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं डीडी कोशाम्बी। और इन्होंने ही सबसे पहले ये कथन दिया गया कि फर्स्ट डार्क एज ऑफ इंडिया इज गुप्ता पीरियड, एंड द लास्ट जो है दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह लिखा गया था विंसेंट ऑथर स्मिथ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन तथा दूसरा कारण है। अभिकथन क्या है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज्य ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। बेसिकली जो स्टार्टिंग में देखिएगा कि जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, आप जैसे ही 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं, 1900 का दशक, 1910 या 1905 के दशक के आसपास देखिएगा कि जितने भी प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उन्हें लगता था कि अधिकांश जो ब्रिटिश राज्य ईश्वरीय देन है, और वो लोग मानते थे कि ब्रिटिश ही जो भारत में आधुनिकीकरण लाएंगे। दूसरा, उनकी शिकायतें केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी, और उन लोगों का मानना था कि ये भारत में जो केवल अन्य ब्रिटिश के खिलाफ थे, यानी जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे उनका यह मानना था। तो ये दोनों कथन सही है, परंतु इनका यह क्लियर व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
विलियम एजे आर्कबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, यह कथन सही है। वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, यह गलत है। वे MO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, यह बिल्कुल सही है। और वो मयूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे, यह सही है। इसका गलत कथन है बी, 136 का राइट आंसर बी। अब निम्नलिखित कालक्रम है, उसको व्यवस्थित करना है कि कौन घटना सबसे पहले हुई थी और कौन सबसे बाद में हुई थी। तो जो नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई थी। वेलेजली को भारत वापस बुलाया गया था 1805 में। वेल्लोर विद्रोह, बेसिकली वेल्लोर विद्रोह को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग शायद ये 1806 में हुई थी। और एंग्लो नेपाली जो नेपाल वॉर जो था बेसिकली 1814 से 1816। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब फिर क्वेश्चन नंबर 138, इसमें फिर मिलान करना है कि एक विद्रोह है, इसका नेतृत्व करता कौन कौन है। तो इसका जो है सबसे पहला पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह जगबंधु विद्याधर महापात्र है, यह बेसिकली उड़ीसा से संबंधित था। कहां से? दूसरा है बरेली विद्रोह। बरेली विद्रोह कहां पे है? तो यूपी में बरेली। तो इसके जो नेतृत्व करता थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। तीसरा है मालाबार विद्रोह। मालाबार विद्रोह बेसिकली इसके नेतृत्व करता एडाना चा कुंगन थे। मालाबार विद्रोह को बेसिकली मोपला विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। मोपला विद्रोह, इसका जो फेमस नाम है मोपला विद्रोह। और सबसे अंतिम जो है वह है सिलहट विद्रोह, जो राधाराम, जो बेसिकली आसाम क्षेत्र से संबंधित है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 139। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। राष्ट्रीय सामुद्री दिवस 5 अप्रैल। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। तो इस अनुसार से 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अभी एक क्वेश्चन नंबर 140, ये करंट से रिलेटेड, ये काफी चर्चा में रहा था कि ये पुरस्कार है, इसके प्राप्तकर्ता का नाम है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जो जीते हैं वो डॉक्टर सुब्बा राव पुलवेरी हैं। विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 जो जीते हैं वो ममता जी सागर जीते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में यह अमिताभ बच्चन द्वारा जी जीते हैं। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो अभी हाल ही में बीपीएससी द्वारा ही पूछा गया, ये आलोक शुक्ला प्राप्त करता है इसके। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह बेसिकली सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन कौन विटामिन है और कौन कौन सा रोग है। तो ये बेसिकली जानता है कि विटामिन ए अंधापन, विटामिन बी जो है ये बेसिकली बेरी बेरी है, विटामिन सी अस्कर्वी है और विटामिन डी रिकेट्स है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद का प्रावधान किया गया। गलत, ऐसा कोई नहीं है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया, यह भी कथन गलत है। तो ना तो ए ना तो बी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या शामिल होगा?
समवर्ती सूची में क्या शामिल होगा? तो व्यापार एवं वाणिज्य बिल्कुल सही है, सामानों में मिलावट ये भी सही है, उत्तराधिकार ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 जो हाल ही में काफी चर्चा में हुआ था क्योंकि फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया था, तो उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवा भी दी, ये कथन गलत है। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो कथन 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि यह पहला है कि यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, यह बिल्कुल सही है। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के लिए केंद्रक अभिकरण है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 146 काफी आसान है कि कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है वह स्थानीय शासन से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 147 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहला क्या है कि ललन जी गोपाल द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो 1 का 2। दूसरा है कि हबीब एवं निजामी, इनके द्वारा लिखा गया है कि अ कंप्रेसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। के.एस. लाल द्वारा जो लिखी गई किताब है वह हिस्ट्री ऑफ द खलीजिस है, और दशरथ शर्मा द्वारा है अर्ली चौहान डायनेस्टी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता प्रदान की गई, यह गलत है। अगर मान्यता दे ही देती तो फिर यह युद्ध में भाग ही नहीं लेती। 1857 के विद्रोह में 1857 का विद्रोह ही नहीं होता जो उत्तराधिकार का अधिनियम डलहौजी द्वारा लाया गया था, तो यह गलत है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन सबसे पहले आए, कौन सबसे अंतिम में थे। तो जो इत्सिंग जो थे ये 671 के आसपास आए थे। अल बुरूनी ये 972 के आसपास आए थे। हिवानसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे जो बाद में था, और फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे। तो जो सबसे पहले थे वो बेसिकली फाहियान, देन हिवानसांग, देन इत्सिंग एंड देन अल बुरूनी। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन क्या कहता है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया, बिल्कुल सही है। संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, यह कथन बिल्कुल सही है। बलबन कौन था? तो यह बेसिकली गुलाम वंश से संबंधित था। जिसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था, यह भी कथन बिल्कुल सही है कि भारत पर मंगोल के बहुत से आक्रमण हुए, तो उसने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए अपने पुत्र को वहां का प्रांतपति बनाया
और मंगोल आक्रमण में ही उसका पुत्र मारा गया था। तो ए और आर दोनों सही है तथा ऑप्शन ए कि ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट